नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO सेप्टेम 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 17 मार्च को DRDO के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों में जितने भी पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आने वाली शिफ्टों में काफ़ी क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं। बाकी दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं 8181819473 पे। ठीक है, बाकी दोस्तों थोड़ी सी भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। आया था दोस्तों कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास को। जी दोस्तों, भारत में जो कि कालिदास भारत के शेक्सपियर के नाम से लोकप्रिय है, वह एक संस्कृत के प्रतिष्ठित लेखक थे। वह प्राचीन भारत के सबसे महान संस्कृत कवि व नाटकीय लेखक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किस खेल में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो। पोलो के एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं जबकि दोनों पक्षों को मिलाकर 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम में पूछा था कि दोनों पक्षों में कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, लेकिन एक पक्ष का पूछा था कि कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 4, तो जो कि आपका पोलो राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, MG रनाडे ने की थी। MG रनाडे आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में MG रनाडे ने सरकार के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो पूना सार्वजनिक सभा जो कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे ने 1870 में की थी ताकि लोगों की सरकार के आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इसका निर्माण 1870 में SH जो कि चिपलून कर, ठीक है, चिपलून कर गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। तो इतना बड़ा इनका नाम भी है, कई लोग इसमें शामिल थे, 3 लोग शामिल थे। वहीं बात करते हैं तो पुणे सार्वजनिक सभा ने बाल गंगाधर तिलक सहित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय कद के कई प्रमुख नेताओं को प्रदान किया था। तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका कल का, ठीक है दोस्तों, ये कल का जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आया था कि मैग्नीशियम किससे संबंधित था। ठीक है, तो मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और इसके द्वारा जो कि हड्डियों को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसके अलावा यह चिंता और अनिद्रा की समस्या को भी दूर करता है और अच्छी नींद प्रदान करता है। सिर्फ यही नहीं, मैग्नीशियम जिंक और कैल्शियम आदि के साथ मिलकर हृदय, मांसपेशियों और किडनी को भी मजबूत बनाता है। तो ऑप्शंस क्या थे आपके, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका कि जो कि कॉम्पिटिटिव का स्पेलिंग एरर पूछा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, बाकी दोस्तों इंग्लिश के आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, केवल 4 या फिर 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे। मैथ और रीजनिंग आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, GK GS का मानकर चलिए एक तरीके से 15 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन मान लीजिए 4 इंग्लिश के आ रहे हैं। GK GS के जो है दोस्तों आपके GK GS के जो कि 14 से 18 क्वेश्चन, ठीक है, 14 से 18 क्वेश्चन बच्चे ने बताया है कि आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिजी। जी हाँ दोस्तों, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मीडिया जांच यानी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में आयोजित किया जा रहा है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को फिजी में आयोजित करने का निर्णय मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। तो 11वां जो कि मॉरिशस में हुआ था, ये 12वां जो कि कहाँ पे हुआ, तो फिजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो हो जाएगा आपका, ठीक है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इसमें जो कि पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे विषय शामिल हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं तो कारगिल विजय दिवस या फिर कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि सांची का स्तूप किस वंश ने बनवाया था। तो मौर्य वंश के अशोक ने बनवाया था। अगर राजा पूछा गया होगा तो अशोक, लेकिन बच्चे बताया कि वंश पूछा था तो मौर्य वंश आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं तो सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया एक बौद्ध परिसर था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। सांची की स्तूप के रूपांकन को 200 रुपये के नए नोट में देखा जा सकता है, यानी 200 के नोट पे भी जो चित्रित किया गया है वो सांची की स्तूप का ही चित्र है। बात करते हैं अशोक से, तो अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। अशोक को देवनम यानी प्रियदासी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध में कलिंग पर आक्रमण किया था। चाणक्य एक शाही सलाहकार थे जिन्होंने पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को सत्ता में आने में सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट और सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे, तो इनको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नूतन ब्रह्मचारी पुस्तक जो है के लेखक कौन है। तो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है। तो डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, ये 15वां मुख्यमंत्री बने थे असम के। वहीं एक बच्चे ने बोला कि वहाँ पे असम का मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल पूछा गया था, तो राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब चंद्र कटारिया, जो कि हाल ही में बने हैं असम के राज्यपाल। ठीक है, वही बात करते हैं गुलाब चंद्र कटारिया से पहले जो असम के राज्यपाल थे वह थे जगदीश मुखी। ठीक है, तो दोस्तों इतने ही। निम्न में से किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह एक नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है, जबकि लोहा और सोना कठोर और सघन धातुएं हैं जो लचीले और तन्य होते हैं। पोटेशियम धातु को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शंस में सोडियम और पोटेशियम शायद दोनों था, तो दोनों को भी आप कर सकते थे। पोटेशियम को भी आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक जो कि प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद नमी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे यह आग लग सकती है। इस विस्फोट जो कि विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और पोटेशियम को पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो एम्पियर का जो प्रतीक है ए है विद्युत प्रवाह का, जो कि एसआई मात्रक है। इसे मात्रक सी में व्यक्त करने पर प्रारंभिक जो कि आवेश ई का निश्चित संख्यात्मक मान जो कि 1.602 से जो कि 1.602 से जो कि 176, ठीक है, उसके बाद 634 × 10⁻19 से लेकर परिभाषित किया जा सकता है, जो कि ए और एस के बराबर होता है। ए × एस के बराबर होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों 7 एसआई मात्रक जिनमें शामिल हैं, जिसमें लंबाई का मीटर है, समय का सेकेंड, पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर, तापमान का केल्विन, दीप्त तीव्रता का कैंडेला, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, जूल का
बात करते हैं तो जूल ऊर्जा का एक मात्रक है और इसे जे से द्वारा दर्शाया जाता है। इसे 1 सेकंड में 1 वाट विद्युत जो कि उत्पादन करने के लिए आवश्यक कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। वही बात करते हैं गॉस, ठीक है, गॉस का प्रतीक जी, कभी कभी जीएस चुंबकीय प्रेरण के मापन का मात्रक है, जिसे चुंबकीय जो कि अभिवाह घनत्व भी कहा जाता है। मात्रक गाउसी का भाग है। हेनरी जो कि चुंबकीय जो कि पारगम्यता का एसआई मात्रक वेबर प्रति एम्पियर माइनस टन है, जो कि एच जो कि हेनरी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में नामित किया गया है। गंगा की मुख्य धारा जो कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर शुरू होती है। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर और अलकनंदा उत्तराखंड में जो कि सतोपंत ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। भारत में गंगा नदी की लंबाई लगभग जो कि 2500 किलोमीटर है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंत में बांग्लादेश में बहती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लबिश का सिनोनिम्स पूछा था, तो ये हो जाएगा, आप इसको सभी को देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्यों में चली थी? तो भारत जोड़ो यात्रा जो कि 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चली थी। बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई। यह जो कि 3570 किमी की लंबी 150 दिवसीय नॉन स्टॉप पद यात्रा होगी, जो देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती थी। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि सांची के स्तूप का, इस सांची का मैंने शिफ्ट में डाला है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन बाद में पता चला कि सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा था। अग्निमित्र शुंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का महान जो कि मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जो कि जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय जो कि मुंबई में है। बात करते हैं तो 1751 में भारत में पहला रिकॉर्ड किया गया क्रिकेट मैच क्या था? इस पर ब्रिटिश सेना ने अंग्रेजों से समझौता किया था। कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1992 में हुई थी। वास्तव में यह जो कि एमसीसी 1987 के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। वही बात करते हैं दोस्तों, दिसंबर 1928 में बीसीसीआई को तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसके साथ 6 संघ जुड़े थे। R.E. ग्रांट गोवन को इसके पहले अध्यक्ष और एंथनी डी मेलो को सचिव के रूप में चुना गया था। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए एक साक्षी निकाय माना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? ऑप्शंस में था चूने के पानी में, तो चूने के पानी में ही ये पाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, पारसी बौद्धिक शिक्षक, कपास व्यापारी और प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 11 मई को। बात करते हैं तो 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी में भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इस संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी। 101वां संविधान संशोधन 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू करने के लिए और 101वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। बात करते हैं दोस्तों, तो आर्य समाज भारत में एक जो कि
सर्ववादी हिंदू सुधारक आंदोलन है जो कि वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1885 को समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज इस मान्यता का पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी पूजा जो कि उसकी मूर्ति पूजा उचित है। ठीक है, बात करते हैं तो आर्य समाज अभियोजन को बढ़ाने वाला पहला हिंदू संगठन था। दयानंद सरस्वती एक हिंदू विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के संस्थापक, वैदिक धर्म सुधार आंदोलन के संस्थापक। 1876 में उन्होंने स्वराज के लिए पहली बार भारत को भारतीयों के लिए भारत के रूप में संदर्भित किया। एक जो कि पुकार जिसे लोकमान्य तिलक के ने बाद में अपनाया था। ठीक है, वही बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो वह ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे। वही बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो वह एक भारतीय हिंदू भिक्षु थे जो कि 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक रहे। वह 19वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के करीबी अनुयायी थे। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। एक प्रश्न आया था कि मांडवी नदी किस राज्य में से होकर बहती है, तो मांडवी नदी जिसे महादायी नदी भी कहा जाता था, ठीक है, भारत के गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। तो गोवा शायद ऑप्शन में था, तो गोवा कर सकते थे। झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो श्री सीपी राधाकृष्ण जो कि हाल ही में बने दोस्तों, नए बने हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से था, क्या था दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये जो है जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में दिया जाता है। बाकी क्या पूछा था एक बार कमेंट कर देना। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे दोस्तों, ये मैंने बताया था कि जनरल बिपिन रावत थे, जिनको हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। बाद में भारत के जो कि दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं अनिल चौहान। ठीक है, तो अनिल चौहान वर्तमान में भारत के सीडीएस है तथा भारत के दूसरे सीडीएस हैं। एक प्रश्न आया था ट्रांसपीरियंस का स्पेलिंग, शायद एरर पूछा था, क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। ये ट्रांसपीरियंस हो जाएगा आपका। ओपेक्यू का ऑब्जेक्ट पूछा था, ये ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बता देना दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सौप्रभा, ठीक है, सौप्रभा सौदत्तम पुस्तक के लेखक कौन है, तो भास हो जाएगा। ठीक है, सौप्रभा सौदत्तम यानी वासवदत्ता का जो कि स्वप्न महाकवि भास द्वारा प्रसिद्ध एक संस्कृत नाटक है। तो महाकवि भास जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन धातु है, तो ऑप्शंस में दिया था कैल्शियम, तो कैल्शियम आपका राइट आंसर। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में हुआ। बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, यह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। इसमें संशोधन किया जा सकता है और जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के दौरान निलंबित किया जा सकता है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार और अनुच्छेद 31 से जो कि अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद जो कि 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 300 उपबंध ए के तहत रखा गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, भारत में जो कि भारतीय नागरिकों के निम्नलिखित मौलिक अधिकार कौन कौन से, जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का जो कि अधिकार 19 से 22। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30, जो कि संवैधानिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 से 35। ये याद करिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है।
एक प्रश्न आया था कि करवार रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। बात करते हैं दोस्तों तो पीर पंजाल जो कि यहाँ से दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जो कि पीर पंजाल है, तो इसको याद रखिएगा। यह जम्मू कश्मीर में बनिहाल जो कि काजीगुंड रेलवे लाइन पर विशालकाय पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पार एक जो कि 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह भारत में इस तरह का सबसे लंबा और एशिया में दूसरा सबसे लंबा परिवहन मार्ग है। वही बात करते हैं दोस्तों कुछ सुरंगें की, जैसे कि नटूवाड़ी सुरंग जो कि जिसकी लंबाई जो है दोस्तों 4389 मीटर जो कि महाराष्ट्र में है। करबूट सुरंग जो कि 6506 मीटर है, महाराष्ट्र में है। जो कि बेरदेवारी सुरंग जो कि 4000 मीटर जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं बात करते हैं दोस्तों त्रिवेंद्रम पोर्ट सुरंग जो कि 9020 मीटर है, ये केरल में स्थित है। यह निर्माणहीन थी लेकिन 2022 में इसको चालू किया गया है। सांगलदान सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित दूसरी सबसे लंबी सुरंग है जो कि 8000 मीटर है, जो पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। भंवर टोंक सुरंग जो कि 1024 मीटर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित भारत की सबसे छोटी सुरंग है। वहीं बात करते हैं दोस्तों 9.2 किलोमीटर की लंबाई वाली अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो भारत के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि गोथर्ड, ठीक है, गोथर्ड बेस सुरंग सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग है जो कि आधिकारिक तौर पे स्विट्जरलैंड में खोली गई है। 57 किलोमीटर जो कि 35 मील की यह सुरंग उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के बीच जो कि स्विस आल्प्स के नीचे से एक उच्च गति का रेल लिंक प्रदान करती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो कि नेशनल हाईवे NH-31 कहाँ पर ख़त्म होता है या फिर कहाँ कहाँ से जाता है, ये पूछा गया था। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह उन्नाव उत्तर प्रदेश से जो कि शामसी पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो पश्चिम बंगाल रहा होगा आपके ऑप्शंस में, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अदरवाइज ऑप्शंस क्या थे और एग्जैक्ट इससे क्या पूछा था एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। रमेश बैस बने हैं दोस्तों, 2023 में बने हैं। और ये इनसे पहले जो कि भगत सिंह कोश्यारी थे जो कि 19वें महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल थे, और रमेश बैस जो कि 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। रमेश बैस इससे पहले जो कि बिहार के राज्यपाल थे, तो ये भी याद रखिएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य भारत की पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह सीमा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक पूर्व में चले रहे पूर्वी गुजरात राज्य में उगती है। यह श्रेणी विंध्य श्रेणी को उत्तर में जो कि समेटती है, और यह दो पूर्व पश्चिम की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तर भारत के इंडो गंगा के मैदान और दक्षिण के डेक्कन पठार में विभाजित करती है। वही बात करते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत की रेंज जो कि सबसे ऊंची चोटी है सद्भावन शिखर, जो कि जिसको सद्भावना शिखर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि जिंदागदा, ठीक है, जिंदगादा चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि अनामुडी है। उसके बाद अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो कि गुरु शिखर है। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैक्सिमम दोस्तों रतौंधी ही होता है, बाकी ऑप्शंस बदल भी सकता है। ऑप्शन से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बताएं दोस्तों यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से आंखों में रतौंधी यानी रात में दिखाई देने में मुश्किल, यानी रात में जो न दिखाई देने में आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कॉर्निया सूखना शुरू हो जाता है। इसके बाद कॉर्निया में घाव हो जाता है और यह जो कि अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है।
बात करते हैं दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की, जिसे इंदिरा गांधी के समय जेपी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मुझे अभी मिल पाए हैं, इतने ही प्रश्न सारे मुझे मिल पाए हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।